गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 19th of November और डे है फ्राइडे। तो जैसे कि आपको पता है कि कल जो वो 9th क्लास का जो वो मैथ्स का पेपर है। तो इस वीडियो में जो वो हम लोग पूरा सिलेबस जो वो डिस्कस करेंगे पहले। फिर जो वो एक सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे। जितना भी आपका सिलेबस है उस सभी को जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जो वो डिस्कस करेंगे। मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो इससे बाहर जो वो कुछ भी नहीं जाने वाला है। सभी जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले जो वो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्या क्या सिलेबस है, कितने आवर का 3 आवर का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और 10 जो वो आपकी असेसमेंट होंगी। ठीक है। तो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैक्सिमम मार्क्स 50, ड्यूरेशन 3 आवर। सिलेबस फर्स्ट टर्म का ये है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में से जो वो जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। तो एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 में से नहीं आएगा, ये डिलीट हो चुका है, तो इसमें से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो वो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे एमसीक्यूज बन सकता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इस वीडियो को देखिए। मैं जो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो वो समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पोलिनोमियल बहुपद में से जो वो 2.5, 11 में से 16 क्वेश्चन तक कटा हुआ है। थर्ड में निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई भी डिलीट नहीं होता, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 में से देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से एक्सरसाइज 4.3 डिलीट हो चुकी है तो इसको नहीं देखेंगे। 5 देखिए यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को जो वो डिलीट हो चुके हैं तो इसको नहीं देखेंगे हम लोग। सिक्स्थ में जो वो नाइन लाइंस और एंगल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से जो वो पूरा चैप्टर हमें देखना पड़ेगा, कोई भी इसमें डिलीटेड टॉपिक नहीं है। लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो वो ज़्यादा जो भी टफ जैसी एक्सरसाइज है वो जो वो कट चुकी है 7.3 एंड 7, ज़्यादा टफ तो है नहीं वैसे, लेकिन 7.3 और 7.4 कट गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल इजी इजी एक्सरसाइज वो बची हुई है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि क्वेश्चन पेपर हैज़ टू सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेक्शन 1 जो वो आपका जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है। 20 क्वेश्चन जो वो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब कि आपको जो वो पूरी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा पहले। ठीक है। और सेक्शन 2 में जो वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, पार्ट 1 में जो वो 1 to 7 जो वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे ही जो वो हम लोग जो भी 2 मार्क्स के बन सकते हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए आप जो वो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिया है आपने तो एक बार इसको इस वीडियो को पूरा देखिए। या थोड़े से फास्ट करके देख सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फास्ट बोल रहा हूँ तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 8 से 14 तक जो वो आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है। आपको कोई 4 जो वो यहाँ पे करना पड़ेंगे। ठीक है। काफ़ी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पार्ट सी में जो 15 से 18 तक जो वो आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे, यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेंगे। 15 to 18 मतलब कि 15 16 17 18 मतलब कि 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 2 करना पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया जो वो आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50 नंबर का 40 नंबर का पेपर है और 3 आवर दे दिए, वैसे तो 85 का होता था तो 3 आवर ही होते थे, तो यहाँ पे 40 का, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पेपर जो वो ऐसा आने वाला है कि हम लोग जल्दी कर लेंगे, 1 आवर में ही कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही कि फर्स्ट टू 7 2 मार्क्स के होंगे। देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो आपको 2 नंबर में मिलेगा। ठीक है। तो आपको 3 आवर ही लगने वाले हैं। हाँ, हो सकता है आप जो वो थोड़े से जल्दी कर दें, 15 20 मिनट जल्दी कर दें, या कोई ज़्यादा ही फास्ट हो तो वो जो वो 1 घंटा या आधा घंटा पहले कर लें। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए जो वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग जो वो सैम्पल पेपर या जो भी मॉडल पेपर होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो वो आपको पूछा जा सकता है। देखिए जैसे अच्छा यहाँ पे यस, इससे जो वो ये कटेगा, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैंने ऊपर कर दिया है। जैसे आपका फर्स्ट 1.1 में जो वो फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि जीरो जो वो क्या रैशनल नंबर है। देखिए रैशनल नंबर परिमेय संख्या जो वो क्या होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसमें जो वो कंडीशन है कि क्यू जो वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा सकता है, रैशनल नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका ए बन सकता है कि क्या जीरो जो वो रैशनल नंबर है। तो यस और नो में आपको पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो देखिए जीरो जो वो एक देखिए रैशनल नंबर होता है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्यू जो वो इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, पी जो वो जीरो हो सकता है। तो क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो जीरो को देखिए जीरो। अब आपको पता होना चाहिए कि जीरो जो वो एक जब भी इसको देखा जाए तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है। कोई भी नंबर होता है जैसे -1 है, 2 है, जो भी है। ठीक है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके न्यूमरेटर में जिसके हर में कुछ भी नहीं है, उसके नीचे 1 होता है। इसका मतलब है इसको मैंने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया।
पी जो वो मैंने बोला जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू तो यहाँ पे वन है, तो क्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब है जीरो को मैं परिमेय संख्या रैशनल नंबर के रूप में लिख सकता हूँ, तो यस मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि ये जो वो हमेशा पूछा जाता है। जैसे आपको जो वो 3 और 4 के बीच में जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाएगा, कोई और भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जो वो 3 और 4 के बीच में जैसे परिमेय संख्या 5 निकालो, 6 निकालो, 10 निकालो, कि जितनी मर्जी पूछी जाए, आप बहुत ईजी है। देखिए पहले तो 3 और 4 के बीच में, अच्छा पहले हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्योंकि यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन बनेगा ही। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर का मतलब है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? तो वन से, तो नेचुरल नंबर भी वन से स्टार्ट हुए, 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, अनगिनत तक, अनंत। ठीक है, फिर आता है एक होल नंबर, ये भी आपको बताना चाहिए। होल नंबर मतलब कि इसमें जीरो भी आ गई, पूर्णांक, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को। तो इसमें जीरो भी आ जाती है, बाकी आगे ऐसे ही चलता रहेगा सेम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि क्या सारे होल नंबर जो वो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, क्योंकि 1 2 3 तो सारे इसमें आ जाएंगे होल नंबर में। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। एक और बनेगा, जैसे एक और रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अभी तो बताया कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें क्यू जो वो जीरो नहीं है उसका। देखिए एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखें। ठीक है, तो इसमें जो वो एक क्वेश्चन आपको शायद पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई जो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई जो वो एक इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि पाई जो वो पाई बटा 7 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, नहीं, ये जो वो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है। ठीक है, लेकिन इसकी जो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो जो वो रिपीट 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 नहीं हो रही थी, मतलब अलग अलग आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो भी मैथमेटिशियन रहे होंगे उस टाइम, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि 22/7 लीजिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा एरर आएगा, वो चल पड़ेगा। ठीक है, तो आप लेकिन पाई याद रखना, पाई एक क्या है, 3.14। ठीक है, 159265। ठीक है, तो इतना मुझे तो याद है 15 डिजिट तक, लेकिन आप जो वो 3.14 तक जो वो याद रख सकते हैं। पाई जो वो क्या है कि इरेशनल नंबर है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि अंडर 2 क्या है, तो अंडर 2 भी एक इरेशनल नंबर है। जिनके बीच में अंडर के नीचे अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल नंबर ही होगी। जैसे अंडर 3 है, तो इनकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके लिख लेता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, और इसकी 3 सॉरी 3 पॉइंट नहीं, अंडर 3 की होती है 1.7321। ठीक है, ये होती है। और अंडर 2 की क्या होती है 1.414। ठीक है, इतना आप इसको याद रख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या में आ गया अंडर 2 या अंडर 3। ठीक है, या पाई। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा 100%। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे जीरो है, जीरो के आगे जो वो सारे होल नंबर, जीरो के साथ होल नंबर। ठीक है, जीरो भी होल नंबर है। जीरो के आगे जितने भी होंगे, जैसे 1 होगा, 2 होगा, ये सारे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जीरो से पीछे भी देखा जाए तो -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, ये सारे जो पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन ये सारे पूर्णांक तो कहलाएंगे, लेकिन रैशनल नंबर कहाँ पर है फिर? रैशनल नंबर जो वो इनके बीच में है, जैसे 1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो इनके बीच में अगर पूछा है कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो वो अनंत हो सकती है। अनंत मीन्स इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट मीन्स ये है सिंबल इनफाइनाइट का। तो अनंत का मतलब है कोई कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसको आप काउंट करते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर पूछा है 1 और 2 के बीच में कितने हैं, तो आप सोचेंगे कि हाँ तो लिमिटेड होंगे, कुछ होंगे। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, नहीं, ये यहाँ पर भी अनलिमिटेड है, और यहाँ पे वो 2 और 3 के बीच में भी कई सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए। अपन सॉरी, परिमेय संख्या मतलब कि रैशनल नंबर निकालिए। कितनी पूछा जाए, 5 पूछे जाए, 6 पूछे जाए, उसका एक ही तरीका है। एक तो दो तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे मैं इसको अगर 3 और 4, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, जैसे 1 लिख लिया मैंने, यहाँ पर भी 1 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में अब ये जो वो आपको परिमेय संख्या के जैसे दिख रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब कि रैशनल नंबर के जैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी जो वो ऊपर 3 है और क्यू जो वो 1 है, जीरो तो नहीं है, क्यू जो वो जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे वो 4 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इनके बीच में निकालने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप इसके जो इसको आप फ्रैक्शन के जैसे देखिए, जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से दोनों को करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से किया मैंने। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, 3 2 6 अपॉन 1 एंड 4 2 8 अपॉन 2।
सॉरी 6/2 बन जाएगा, नीचे 2 से किया, यहाँ पे बन जाएगा 8/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैंने 6/2 मान लिया, ठीक है, इसको मैंने 8/2 मान लिया, तो 7/2 जो आ रहा है आगे, ठीक है, यहाँ पे 6/2 है, यहाँ पे 8/2 है, तो 7/2 जो वो यहाँ पे एक इसके बीच वाली जो परिमेय संख्या है वो निकल गई है। क्या किया मैंने, सिर्फ मैंने जो वो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर एक पूछ जाए तब तो आप सिंपल ऐसे जो वो निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपको एक ना एक मिल ही जाएगी, ठीक है। एक और तरीका है, जैसे जैसे मान लो आपने 3 और 4 के बीच में 5 निकालनी है, 6 निकालनी, जितनी मर्जी निकालो, तो आप 3/1 एंड 4/1 इसको किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए। जैसे मैंने मान लो 5 6 से कर दिया, तो ऊपर और नीचे 6 से कर लिया, यहाँ पर भी 6 से कर लिया मैंने, ठीक है। तो 6 3 जो होता है 18 एंड 6 1 जो होता है 6, और यहाँ पे बन जाएगा 24। मैं कुछ और कलर से लिखता हूँ इसको, 24 अपॉन 6 1 6। देखिए 18 और 24 के बीच में कितने सारे हैं, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। 19 हो गया, 19/6 हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा, 22/6 हो जाएगा, 23। तो ऐसे जो वो कई सारी निकल गई, देखिए, ठीक है। तो एक तरीका है निकालने का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ज्यादा निकालना चाहते 10 निकालना चाहते हैं, तो आप 7 8 9 10 से मल्टीप्लाई करते करके चेक करिए, साइड में चेक करिए कितनी निकल सकती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। एक तरीका था, एक तरीका है जैसे 3/5 एंड 4/5 या जो भी है, ठीक है। तो इसके बीच में निकालनी है, इसके बीच में बिल्कुल सेम मेथड है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, लेकिन दूसरे वाला मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे इसके और इसके बीच में मान लो एक परिमेय संख्या पूछा है, दो जितनी पूछा है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है कि आप क्या करिए, देखिए जब भी आप जैसे जैसे 2 और 4 के बीच में आपको पता है कि 3 होता है, ये जो 3 है कैसे निकलता है, तो 2 और 4 को प्लस करते हैं और डिवाइड 2 से करेंगे तो आपको आ जाएगा 3। तो वैसे ही ये जो 3 निकाला है, ये भी परिमेय संख्या इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इन सब के नीचे 1 है। तो यहाँ तो 3/5 और 4/5 है, तो इसके नीचे तो पहले से ही 5 5 है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब एक तो तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, लेकिन एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को प्लस करिए और डिवाइड 2 से करिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो ये भी सिंपल है, ठीक है, ये भी सिंपल है। देखिए जैसे 3/5 प्लस 4/5 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। 7/5 को 2/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 7 14/5 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पता नहीं ये शायद मैंने कैसे कर लिया, फिर से चेक करते हैं जरा। 3/5 था और 4/5 था और डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है, ऐसे था। तो यहाँ पे बन रहा है 7/5 और नीचे बन रहा है 2। 2/1 लिख लिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो 7/5 और मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 1 ऊपर एंड 2 नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो C/D की फॉर्म है तो D ऊपर, और मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2, यस मैंने गलत कर लिया था, तो मैंने मुझे ऐसा लगा 7/10 आ जाएगा, ठीक है। 7/10 इसके बीच में है बिल्कुल। जैसे ही आपके बीच में जैसे 3/5 निकाल लिया, 4/5 निकाल लिया, इसके बीच में जो वो आपने निकाली है 7/10 निकाली है, ठीक है। मान लो ये आ गया आपके बीच में, ठीक है, इसके बीच में। अब इसके और इसके बीच में इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करके निकाल सकते हैं। इसके और इसके बीच में डिवाइड करके 2 से सॉरी प्लस करके और डिवाइड 2 से करके जो वो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसे निकालते हैं ना कि आप जितनी मर्जी निकालो। ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम के बाद जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इजी क्वेश्चन होंगे तब तो आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप जब वो मल्टीप्लाई जो भी इक्विवेलेंट बना करके उसको जो आप वो ही जो वो आपके पास मेथड इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपको जो वो पूछा जा सकता है कि जैसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि क्या सभी इंटीजर जो वो होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर में तो माइनस वाले भी होते हैं, तो होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसे बोल सकते हैं, होल नंबर सभी इंटीजर होते हैं, हाँ ऐसे बोला जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है, देखिए होल नंबर जब मैं बोल रहा हूँ तो पूर्ण संख्या, और जब मैं रैशनल बोल रहा हूँ तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर होंगे, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। यस, सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो के आगे होते हैं सारे, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। हाँ रैशनल नंबर की बात करते हैं, क्या सभी रैशनल नंबर जो वो होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर में आपको होता है कि p/q की फॉर्म में लिखा सकता है, तो ये भी गलत है, सभी रैशनल नंबर जो वो होल नंबर नहीं हो सकते। हाँ सभी रैशनल नंबर जो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं, बिन संख्या की फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन आपको होता है कि जैसे मैंने लिखा 1/5, ठीक है, तो 1/5 जो वो रैशनल नंबर तो है, लेकिन इसको जो वो होल नंबर तो नहीं बोला जा सकता। तो इसका आपने ध्यान रखना है। आ, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि आपको क्या पूछा जा सकता है। जैसे हाँ आपको जो वो जैसे परिमेय संख्या 1/11 फ्रैक्शन मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ऊपर जो वो p में 1 है, नीचे जो वो 11 है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इसको जो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जब आप डिवाइड करेंगे, p को q से डिवाइड करेंगे। अब 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। 11 यहाँ पे डेसिमल आ गया, यहाँ पे जीरो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी जो वो छोटा है तो एक जीरो और लगा लो, फिर जो वो एक जीरो और लगा लो, तो 11 9 जा
जो वो 99 होता है तो 99 आ गया यहाँ पे, फिर 1 आ गया, फिर से ऐसे चलता रहेगा, फिर रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका ऐसे आप चेक करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आप डिवाइड, ये तो डिवाइड आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो 09 ऐसे आ रहा है, 099, फिर जो वो 99, फिर जो वो 99 ऐसे आ रहा है, मतलब कि दो ऐसे जो वो 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं जैसे 9 रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा, इसका मतलब है कि 9 रिपीट हो रहा है, तो बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आपको ऐसे आ गया, जैसे दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी डेसिमल, हाँ डेसिमल एक्सपेंशन जो वो कैसे आया, जैसे 0.04 यहाँ पे 04 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखिए, 0.04 लिखिए, 04 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगाइए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 04 रिपीट हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ये बात एक यहाँ पे समझने वाली थी। आप डिवाइड करके जो वो चेक कर सकते हैं। हाँ सिंपल आया, जैसे 308 अपॉन 100, तो या तो पता है कि आपको जो वो 100 हटाना है, तो ऊपर जो पूरा नंबर लिखिए, पहले 2 जीरो है तो राइट से लेफ्ट की तरफ 2, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 2 डिजिट जो वो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करिए, 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ठीक है, नीचे अगर 100 है या 100 का मल्टीप्लाई या 10 है, ठीक है, तो आप जो वो आसानी से उसको कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, जैसे आप छोटी क्लास में बनाते हैं, जैसे 100 बना दो, जैसे 3/5 लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको 5 को जो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 बन जाए, तो 20, और 20 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.60। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। देखिए टर्मिनेट होने का मतलब, जैसे मैंने किसको किया था, 3 को 5 से किया था, जैसे मान लो एक किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, छोटा है, पॉइंट लग जाएगा, फिर तब जीरो लगा, 6 5 जो होता है 30। ठीक है, तो जीरो आ गया, रिमाइंडर जैसे जीरो आ गया, आपने सॉल्व किया, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब है वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है वो जो वो शांत हो गया। ठीक है, तो 0.6, 0.6 आगे जो वो नहीं आने वाला है कुछ। अगर आगे जो वो रिपीट हो गया बार बार, जैसे 6 6 6 आ रहा है, मान लो 6 6 6 6 आ रहा है, तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और साथ में रिपीटिंग हुआ। अगर कहीं गलती से ऐसा हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो आप लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, अनावर्ती आवर्ती जो वो दशमलव प्रसार, ऐसे आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको जैसे समझिए, और इससे रिलेटेड जो वो एक दो क्वेश्चन करिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक इसके बिल्कुल अपोजिट पूछा जाता है कि जैसे 0.6 लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसको क्या करिए आप, इसको जब चेंज करिए, इसको चेंज कैसे करना है, इसको चेंज करना है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। इसका एक सिंपल सा तरीका है। इसका मतलब है, देखिए इसको मैं एक्स मान लेता हूँ 0.6 बार। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0, क्योंकि मुझे पता है कि 6 जो वो बार बार रिपीट हो, 6 6 6 6 ऐसे ऐसे चलेगा आगे। इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा था, तो एक डिजिट मतलब कि 10 से गुणा करूंगा। एक डिजिट मतलब कि एक जीरो मतलब कि 10। ठीक है, तो 10 से गुणा कर दूंगा मैं, 10 गुणा एक्स, 10 एक्स बन गया। यहाँ पे मैं 10 से गुणा करूंगा, तो एक डिजिट जो आगे किसका जाएगा, 6 पॉइंट ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 6.6। तो यहाँ पे जो वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि 10x और यहाँ पे आ जाएगा 6 + x, फिर 10x में से जो वो इस साइड जो वो अगर एक x चला गया, तो यहाँ पे 9x बन जाएगा, तो 9x जो वो 6 के आ जाएगा, x जो वो 6/9 के आ जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 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 मान लो आपको पूछा गया कि कुछ और x, हाँ वैसे क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल टू जैसे मान लो 0.9 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक जीरो मतलब कि 10, 10 से गुणा कर दिया 10x, यहाँ पे 10 से गुणा किया। अच्छा, इसको मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ 0.99999, लेकिन 10 से गुणा करते हैं तो एक डिजिट एक डेसिमल आगे चला जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा हो गया, तो नीचे जो डेसिमल जो वो निकल जाएगा, एक जीरो निकल जाएगा, एक जीरो निकले तो आगे चला जाएगा, मतलब कि 9 पॉइंट ऐसे बन जाएगा, कुछ 9.9999 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 प्लस एक्स लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे 9 में अगर मैं x को प्लस करूँ, देखिए x की वैल्यू ये है ऊपर वाली जो ऊपर लिखी है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, 9 + x और 10x आ जाएगा। अब ये जो x है, इसको इस साइड ले आओ, 10x में से एक x चला जाएगा तो 9 के इक्वल आ जाएगा, 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x बनेगा, 9x जो वो 9 के इक्वल, और x जो वो 9/9, और 9/9 आ जाएगा 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप बोलोगे कि x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं हुआ, ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इससे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज से तो नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1.4, तो शायद कट गई है। ठीक है, तो 1.5 की बात करते हैं। ठीक है, 1.5 में जो वो आपको पूछा जाएगा कि आप चेक करिए कि क्या रैशनल, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे 2 - √5, तो आप चेक करिए इसको कि हाँ ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वैसे बनेगा शायद। तो आप चेक करिए कि रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, ये चेक करना है इसमें। तो इसमें जो वो कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए।
रूल्स का मतलब है यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जैसे टू जो वो यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, 2/1 इसको लिखा जा सकता है, और √5 तो आपको पता है कि 5 जो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको ये जो वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय मतलब कि इरेशनल है। तो रैशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, तो ये ए आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल ही बनेगा। इरेशनल मतलब कि इरेशनल अंडरूट की फॉर्म में, अंडरूट के नीचे जो वो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अच्छा ध्यान दीजिए कि अंडरूट के नीचे जो वो अगर माइनस में आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे अंडरूट के नीचे -1 आए तो वो आयोटा कहलाता है। इसके बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स। जैसे एक और क्वेश्चन है, 3 प्लस √23 माइनस √23 ऐसे लिखा है, कुछ ऐसे ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट ओपन करके जो वो ऐसे बन जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे 23 है, ठीक है, तो 3 ही बचा, यहाँ पे 3 ही बचा, तो 3 तो रैशनल नंबर है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर परिमेय संख्या को जो वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा 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 जा सकता है। अगर मैं बोलूँ 3 परिमेय संख्या है तो यस 3 के नीचे 1 है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता है कि पाई जो वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बाई बटा सात नहीं है, बाई बटा सात एक इसकी है एग्जैक्ट जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, पाई की बात करेंगे, ठीक है। तो पाई जो वो एक इरेशनल नंबर है, तो अगर मैं बोलूँ 2 पाई क्या है, तो 2 से इसको इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल नहीं आएगा, तो भी इरेशनल नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि इरेशनल को जो वो इरेशनल इरेशनल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो इरेशनल रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रख, नहीं सॉरी, इरेशनल नंबर जैसे √2 को √2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2 बन जाता है, याद रखिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, या √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब 3 आधा है और यहाँ पे भी 3 आधा है, आधा गुणा आधा पूरा हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, √2 का मतलब है, √2 का मतलब है 2 की पावर, √2 का मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है। तो दो की पावर में हाफ, और इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 2 की पावर में हाफ दोनों को, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 हो गया, 1 तो सबके ऊपर होता है इसलिए 2 ही इसका मतलब है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज से है 1.5 से, तो मुझे लगता है कि ये भी शायद पूछा जा सकता है, जैसे 3 प्लस √3 ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, 2 प्लस √2, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, इसको क्या करना होता है कि इसको लेना होता है पहले, इसको जो वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो वो इसको लेना होता है, फिर प्लस है तो प्लस लगाना है बीच में, ठीक है। इसको जो वो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 × 2 3 2 6 हो गया, 3 × √2 तो 3 √2 हो गया, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 2-3 फार्मूले जो वो याद रखना पड़ेगा, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, एक ए माइनस बी होता है, इसको आप याद रखिए। या सिंपल जो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखिए, इस फॉर्म में आएगा तो इस फार्मूले को आप यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर यहाँ पे ए माइनस होता, ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के साथ माइनस आता है, बाकी नहीं आता है, ठीक है, याद रखिए, दोनों के साथ नहीं, 2ab के साथ माइनस आएगा, ठीक है। तो इन फार्मूलों को याद रखिए, इसको भी आप यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों तीनों फार्मूलों से एक क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको रैशनलाइज करने के लिए आएगा, परिमेयकरण करने के लिए आएगा, जैसे 1/√7 है, तो क्या करना होता है इसमें कि हरों का परिमेय करना है, तो हर जो वो यहाँ पे √7 है, डिनोमिनेटर जो वो यहाँ पे 1/7 √7 है, तो 1/7 से ही आपने डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो ऊपर बन जाएगा √7 और नीचे बन जाएगा, मैंने अभी बताया √2 और √2 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ आपस में तो 7 बन जाएगा, तो √7/7 जो वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, √7/7 इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसको जो वो ऐसे ही करेंगे, ये हो गया हमारा हरों का परिमेयकरण। हाँ, एक बात याद रखिए, जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है √7 माइनस √6, तो इसमें भी आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे अगर बीच में माइनस है तो आपने प्लस लेना है, आपने प्लस लेना है बीच में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ फार्मूले आप याद रखेंगे तो आप इनको कभी भी जो गलत नहीं करोगे। और जैसे अभी मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी और ब्रैकेट शुरू ए प्लस बी होता है, ठीक है। ऐसे फार्मूले याद रखिए, ये जो यूज होने वाले हैं बीच में। 1.6 है शायद लास्ट एक्सरसाइज है, तो 1.6 ए बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें जो वो आपको 64 की पावर में जैसे हाफ है, तो इसको जो आप क्या करिए, थोड़ा-सा फाइंड आउट करिए कि क्या कैसे जो इसको सॉल्व किया जाए। तो आप 64 के जो वो पहले तो ऐसे फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालिए, भाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है। तो 2 जो वो कितने टाइम्स आ गया, 2 जो वो शायद 6 टाइम्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कर कर सकते हो आप। 1/2 अब जब वो यहाँ पे 1/2 है 6 है, तो 6 और ये जो पावर है यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर पावर का मतलब पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 3 आ गया, तो 2 की पावर में 3 बचा सिर्फ, 2 की पावर में 3 बचा तो 2 की पावर में 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 2 4 2 8 8 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप जो इसको कर सकते हैं, जैसे 32 है, जैसे 25 है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 125 वाला, जैसे 125 की पावर में है 1/3, ठीक है। तो 125 के बन जाएंगे, 5 की पावर में शायद 3 आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके पहले तो आपको भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे, ठीक है, तो उसको साइड में निकालिए, रफ वर्क में होगा वो।
ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 5 ही आ गया फिर। 3 से 3 कैंसिल 5 ही आ गया, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिए, इसमें जो भी फार्मूला यूज हो रहा है ए की पावर में एम एन, ठीक है, एम एन लिखा है, तो ए की पावर में आप एम गुणा एन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, आपको जो वो ऐसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया पूरा अभी, तो उसमें जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ, एक और जो मैं फार्मूला बताना आपको भूल गया, वो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है, या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 11 की पावर में हाफ है और यहाँ पे 11 की पावर में 1/4 है। तो यहाँ पे देखिए ए की पावर में एम और ए की पावर में एन इस फॉर्म का है। तो आप क्या करिए, ए की पावर में एम माइनस एन करिए। इससे ऐसे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। क्या होता है कि जब वो नीचे वाला ऊपर आता है तो माइनस में हो जाता है। जब माइनस में हो गया तो यहाँ पे तो बेस बराबर है, बेस सेम सेम है, तो पावर ऐड होगी। लेकिन पावर ऐड होगी तो 1/2 और 1 ये जो 1/2 है, वन वन अपॉन क्या है यहाँ पे, ये जो वो प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये 1/11 है। तो ये जो वो ऊपर जा करके क्या, अच्छा 1/4 है शायद यहाँ पे, तो 1/4 जो वो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे m माइनस एन हुआ, m प्लस एन नहीं हुआ, क्योंकि 1 ये जो 4 है ऊपर जाके माइनस हो गया, ठीक है, m माइनस एन हो जाएगा। तो ऐसे फार्मूले जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो मैंने बता दिया था, m ए की पावर में m हो और उसकी पावर में n हो, तो आप ऐसे करिए, इसकी पावरों को मल्टीप्लाई करिए और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और है बड़ा इंटरेस्टिंग, कि ऐसे क्वेश्चन पूछा है, a की पावर में m और b की पावर में m ऐसे आ गया, तो ए बी की पावर में m करिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करिए और पावर जो उसके ऊपर कर दीजिए। जैसे जैसे आपको पूछा जाए कि 7 की पावर में हाफ है, और 8 की पावर में हाफ है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 7 8 से कितना होता है, 7 8 से होता है 56, 56 की पावर में हाफ करिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है, खत्म बात। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यू से कुछ सकते हैं, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा √2 और 0 लिखा, √4 लिखा, √16 लिखा, ठीक है। तो ये पूछेगा कि यहाँ से कौन सा जो वो रैशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है, या कौन सा जो वो इरेशनल है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबको डिस्कस करते हैं जरा। देखिए √2 जो वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1.414, इसको आप याद रखिए, इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 के अंदर अगर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो वो जो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है। 0 तो एक होल नंबर है, ठीक है, तो इसको मैं इरेशनल बोल सकता हूँ, सबसे पहले बात कर लिए, ठीक है। रैशनल में इसको बोल सकते हैं 0 को, ये भी रैशनल नंबर है, 0 जो रैशनल नंबर है। हाँ, √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है तो √2 की वैल्यू होती है 2, तो 2 जो वो एक रैशनल नंबर है। हाँ, √16 को मैं 4 लिख सकता हूँ, तो 4 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 4 एक रैशनल नंबर है, 4/1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये सब कुछ बातें पता होनी चाहिए। और जो भी फार्मूले अभी बताए रेस्ट ऑफ एम और एन वाले, वो आपको पता होने चाहिए। मैं बोलता हूँ कि इससे एक्सरसाइज से जो वो अगर आपने इतना आपको पता है, तो आप जो वो इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। अच्छा, पोलिनोमियल, बहुपद या इक्वेशन समीकरण में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिखते हैं मैंने पोलिनोमियल, या इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद, या एक होती है इक्वेशन, इक्वेशन या मैंने लिख दिया यहाँ पे समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है वो समझिए पहले। जैसे पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल में जो वो एक ही साइड होती है, जैसे मैंने लिखा 2 + x²+x, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x² + 2x इक्वल टू 0, तो वो समीकरण इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, लेकिन इसमें एक ही साइड होती है। इसको आप याद रखिए, ऐसे समझिए कि इक्वेशन में जो वो इक्वल टू होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसके दो जो वो इक्वेशन समीकरण हो तो उसके मूल निकलते हैं या रूट निकलते हैं। अगर मैं देखिए, निकलते वैसे ही है, सेम तरीका है, लेकिन जो पॉलिनोमियल है नाम अलग अलग है। जैसे पॉलिनोमियल के अगर जो निकलेंगे, अगर द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जो वो दो जो वो क्या निकलेंगे, शून्य निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, इसको आप याद रखिए। जब द्विघात है दो निकलेंगे, दो निकलेंगे, त्रिघात है तो तीन निकलेंगे, ऐसे आप याद रखिए। लेकिन वहां पे जो वो बहुपद में जो वो जीरोज बोलेंगे, शून्य को बोलेंगे, पॉलिनोमियल में जीरोज बात करेंगे, लेकिन अगर वो जो वो एक समीकरण है, इक्वेशन है, तो वहां पे रूट या मूल की बात करेंगे, ठीक है। बाकी तरीका तो वही है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको आएगा शायद, कि जैसे x² का कोफिशिएंट निकालो, ठीक है, x² का कोफिशिएंट, तो x ऐसे दिया है कुछ क्वेश्चन, x² 2 - x² - 2x² ऐसे आ गया कुछ, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे x² है, इसके साथ क्या है, -1 है, तो माइनस, अच्छा माइनस है तो आप माइनस मत बोलिए, -1 बोलिए, ठीक है। तो -1 इसका कोफिशिएंट, मतलब कि x² के साथ क्या गुणा हो रहा है, वही वही तरीका है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए x² का, तो x² का यहाँ पे क्या है, -2 है, क्योंकि इसके साथ -2 गुणा हो रहा है, तो ये तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। जैसे ऐसे आगे क्या x² और यहाँ पे लिखा है π/2, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है, π/2 इसके साथ गुणा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पूछेगा √2x - 0, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² है ही नहीं, यहाँ पे x² है ही नहीं, देखिए x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0 हुआ। ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक और बात करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल है शायद 2.2 में आपको मिलेगा। अच्छा, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज 2 पॉइंट शायद, हाँ 5 कटी है 11 से 16 क्वेश्चन तक, तो उसको नहीं करेंगे। 2.2 में से जो क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा फाइंड द पॉलिनोमियल दिया है, जैसे मान लो 5x दिया है और -4x² दिया है, ठीक है। ऐसे दिया है कुछ, तो इसमें से या +3 लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिख लो, जो मर्जी, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगाना है, इक्वल टू लगाया तो वो बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो समीकरण बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर इसकी वैल्यू पूछ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है, तो आपको एक वैल्यू दी होगी एक्स की, जैसे 2 दी है, तो आप जो वो क्या करिए, एक्स की जगह 2 भरिए। जैसे मैं पुट करने जा रहा हूँ 5x है यहाँ पे, तो बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, 5 गुणा 2 और 4 है। यहाँ पे एक्स की जगह क्या बनना है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, दो दो बनना है, 2 की पावर में 2 प्लस 3 है। इसको सॉल्व करना है, 5 5 2 10 हो गया, और यहाँ पे माइनस है, हाँ फिर 4 आ गया यहाँ पे, हाँ फिर यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 × 4, और यहाँ पे +3 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। मैं रेड से लिखता हूँ, 10 -4 = 16 +3, तो 16, 10 और 3 होते हैं। देखिए यहाँ पे तरीका क्या है करने का, कि यहाँ पे आपने जो प्लस वाले हैं उनको आपस में प्लस करिए, माइनस वाले को आपस में प्लस करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 10 और 3 होते हैं 13, ठीक है। 13 और -16 है तो 3 बचेगा, लेकिन 16 बड़ा नंबर है तो -3 बचेगा, ठीक है। इसको आप खुद करिए तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं फिर से बता दूं एक क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसे आ गया 5x -4x² -3 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 0 बोला जाए, तो 0 पुट करनी है, एक्स जो वो 0 पुट करिए। यहाँ पे अगर एक्स 0 पुट करें तो 5 गुना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 0 हो जाएगा, 0² 0 ही होता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, तो -3 बचा, तो -3 इज द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ए भी पूछा जा सकता है, कि जैसे जैसे आपको एक पॉलिनोमियल है, अभी बताया मैंने कि उसके जो वो 0 निकलेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 3x + 1, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसकी जो वो शून्य का एक दिया हुआ है, जैसे शून्य का दिया है 1/3, शून्य का मतलब कि 0 दिया है, इसका एक 0 दिया है। ये पूछेगा कि एक 0 है इसका या नहीं है इसका 0 या नहीं। इसको करने का तरीका यह है कि आप जो वो एक्स की वैल्यू को जो वो 1/3 जो पुट करिए, माइनस, ठीक है, -1/3 जो भी दिया है, ठीक है, उसको पुट करिए एक्स की जगह। अगर आपका आंसर, ठीक है, अगर आपका आंसर जो वो 0 आ जाता है, 0 आ गया, तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल था, सॉरी पोलिनोमियल नहीं, 0 था, या शून्य था, ठीक है। यही तरीका है इसको करने का। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको सॉल्व। जैसे मान लो यहाँ से 3x + 1 है, और इसका एक 0 जो वो दिया हुआ है, और इसने पूछा कि क्या है या नहीं है, यस है या नहीं है, ठीक है। तो इसका तरीका, अच्छा यहाँ पे 1 है, तो 3x की जगह जो वो क्या भरूंगा मैं, -1/3 भरूंगा, तो x की जगह -1/3 भरा मैंने, +1 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे लिखा। अब जब वो यहाँ पे, अच्छा ब्रैकेट, तो 3 -3/3 हो जाएगा, -3/3 +1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा -1, -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 आ गया, 0 आ गया तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, तो आप बोले कि -1/3 जो वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हाँ, एक और बात आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3x + 1 लिखा था, मैंने बोला था अभी कि x की सबसे बड़ी पावर जो वो 2 होगी, तो वो द्विघात बहुपद होगी, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो वो रैखिक समीकरण है, तो इसका एक ही 0 निकलेगा, एक ही 0 निकलेगा, इसके आप याद रखिए। अगर ऐसे होता 3x² + 1, ठीक है, तो ये द्विघात है, तो इसके 2 रूट निकलेंगे, 2 0 निकलेंगी, रूट नहीं बोलूंगा यहाँ पे, 0 की बात करूंगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये जो वो कुछ इस फॉर्म में, और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दो, जैसे आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की या द्विघात की, ठीक है, ax² + bx + c होती है, तो इसकी क्या होती है, तो bx + c आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी a होती है, ठीक है। जैसे ax³ जैसे क्यूबिक हो, तो ax³ जनरल इक्वेशन बोल रहा हूँ, ax³ + bx² +cx + d होती है, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखिए, ताकि a b और c d की वैल्यू आप निकाल सको। वैसे आप 10th क्लास में जब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में, क्यूबिक के बारे में, फिर वहाँ पे आपको रूट निकालना पड़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा टफ पेपर आए तो यहाँ से पक्का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा मैंने कोई बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि बहुपद है, इसको डिवाइड करिए x+1 से, x+1 से डिवाइड करिए और बताइए कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो डिवाइड करने का एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिखिए x+1, ठीक है। तो ऐसे करके जो आप इसको, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आप जो वो क्या करते हैं, यहाँ पे x³ बनाना होता है, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो x² से करना पड़ेगा। अब x² की 1 के साथ भी करेंगे, और ऐसे ऐसे करते जाएंगे, जैसे आप करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बताइए रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। एक तो तरीका ये है करने का, ठीक है। एक तरीका और है जो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, कि आप क्या करिए, जो भी दिया है, जैसे डिवाइजर है x+1, इसको जो वो 0 के इक्वल रखिए, और x की वैल्यू होगी -1, ठीक है। 1 जो प्लस का था दूसरी साइड गया माइनस का हो गया, तो -1 हो गया। अब -1 को जो वो यहाँ पे पुट करिए जरा, x की जगह जो वो -1 पुट करके देखिए। अगर यहाँ पे जो वो 0 आ गया, तो बोलिए रिमाइंडर 0 है, जो मर्जी आएगा रिमाइंडर वो आएगा,
ठीक है, वो रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो वो आपको 2.4 में, ठीक है, 2.4 में भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि आपने जैसे 15 का मैंने बोला कि जो वो क्या है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यस 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 आ जाएगा 3 और 5 को। अगर मैं बोलूँ कि 15 के दोनों क्या है फैक्टर है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 3 और 5 का 15 क्या है तो ये मल्टीपल है। ठीक है, तो वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसे लिखा है कुछ भी। आपको बोला जाए कि क्या एक्स प्लस वन जो वो इसका फैक्टर है, क्या एक्स प्लस वन जो वो इसका फैक्टर है, तो आपको बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही करना है। जैसे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लिख करेंगे पहले इसको पुट, फिर आ जाएगा ये प्लस वन है तो माइनस वन आ जाएगा। जैसे माइनस वन आप इसमें पुट करेंगे, माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो आया तो फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, फैक्टर निकालना है, रूट नहीं निकालने हैं, फैक्टर निकालेंगे उसके बाद रूट निकालते हैं, वैसे वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फैक्टर निकालिए सिर्फ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा एक कठिन जैसा क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स, कठिन तो है नहीं वैसे, -4, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ये बहुपद है तो उसकी दो जीरो निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये द्विघात है। ठीक है, दो निकलेंगे तो आप क्या करते हैं ए और सी को जब आप कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर से प्लस बी एक्स से प्लस सी से, तो ए निकल जाएगा आपका 3, बी निकल जाएगा 1, सॉरी -1, और सी निकल जाएगा -4। ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 हो गया। तो 12 के आपने फैक्टर निकालने हैं, 12 के फैक्टर जो वो क्या हो गए, 3 और 4 हो गए। 3 और 4, अच्छा 12 के जो फैक्टर हैं 3 और 4, तो 3 और 4 ही क्यों लेने हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, कुछ इस तरह से जो वो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 3 और 4 ही क्यों लेने हैं 12 के। पहले क्या किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बात है ये है कि माइनस एक्स कैसे बनाया जाए, तो 3 और 4 एक्स में से 3x माइनस करेंगे तो बन जाएगा, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो बन जाएगा। तो इसका मतलब है, अच्छा माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, 4x माइनस का लेना पड़ेगा मुझे, माइनस का 4x और प्लस का 3x लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन लेकर के आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे आ जाएगा कुछ 3x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते थे, बड़ा ईजी है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो आप बता सकते हैं कि ये समझ नहीं आया, तो इसको मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट है 2.5, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से जो वो आपका कटा है 2.5 से 11 से 16 तक, इसका मतलब 11 से 16 तक को उसको भूल जाओ, 11 से जो पहले है उसको जो आप कर लो, वहां से तो पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि जब इसने बोल दिया कि यहाँ से कटेगा बीच में से कुछ स्पेशल इसने काटा, इसका मतलब जो पहले आए, जो इससे पहले है वो तो हमेशा पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो जो इसने काटा है, स्पेशल चीज काटी है पर्टिकुलर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है x+4 या x+10 है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज जो वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे x+a या x+b, ठीक है, यही है, ए और बी डिफरेंट है, बाकी एक्स तो सेम है। तो ऐसे जो आपको पता होनी चाहिए आइडेंटिटी कि क्या होती है, यहाँ पे होता है x² प्लस a प्लस बी एक्स, और हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, वही जैसे हमने पहले भी अब देखा कि एक्स को जो वो एक्स को लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, फिर +4 लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आप इस फार्मूले से आप डायरेक्ट जो वो कर सकते हैं। फार्मूला थोड़ा सा अ, थोड़ा सा आगे सॉल्व करके जो वो बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप इसको वैसे भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो पूछा ही जाएगा, जो है कि 103 मल्टीप्लाई 107। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से जरूर बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि देखिए यहाँ पे भी जो विदाउट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, आपने कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके जो इसको करना है, क्या जो भी मेथड है इसको करने का, तो इसका तरीका है कि आप 100 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करिए। जैसे 103 जो वो 100+3 मैं इसको लिख सकता हूँ, और 107 को मैं 100+7 लिख सकता हूँ। अब ये बन गया उस तरीके से, उस तरह से बन गया। अब आपको पता है क्या करना है, जो फार्मूला अभी बताया कि x+a x+b x² प्लस a प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, तो x² मतलब कि 100 का स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस बी मतलब कि 3 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स मतलब सॉरी, हाँ एक्स मतलब कि 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस में जो वो ए मल्टीप्लाई भी 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने करना था। और कुछ फार्मूले जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए, या ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a² बी बन जाएगा, और एक बार 3b² ए बन जाएगा। ठीक है,
प्लस होगा बीच में। हाँ, अगर माइनस होता यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बाकी सभी जगह माइनस होता, बस ए क्यूब को छोड़ कर, तो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ माइनस होता, और यहाँ पर भी माइनस होता। जब यहाँ पे सॉल्व करें तो एक जो प्लस का बन जाएगा, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप जो वो इनमें से मतलब कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। तो आपको कुछ सकता है कि जैसे टी स्क्वायर माइनस फोर, जो वो ए क्या है, पॉलिनोमियल, जो वो कौन से पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ठीक है। तो टी की पावर देखिए, टी की पावर टू है तो ये बाइनोमियल है, टी की पावर मतलब कि कौन सा पद है, कौन सी ये है तो द्विपदी है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए, तीन होगी पावर टी की सबसे ज्यादा या एक्स की सबसे ज्यादा या वाई की, तो वो त्रिपदी हो गया, ठीक है, ट्राइनोमियल होगा। फिर कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं मतलब कि एक्स प्लस फोर ऐसे लिखा है, एक्स की पावर जो वो कुछ भी नहीं है तो वन है, तो वो जो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा, लीनियर होगा, ठीक है। मोनोमियल यहाँ पे बोलना है, एक पदी आपने यहाँ पे बोलना है। हाँ, एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि यहाँ से बनेगा कि जैसे आपको पूछा जाएगा कि जैसे डिग्री क्या है, जैसे वाई लिखा है मैंने, फिर वाई स्क्वायर लिख लिया मैंने, फिर मान लो मैंने फोर लिखा, आपको पूछा जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे वाई में है कोई इक्वेशन या पॉलिनोमियल, वाई में है वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, वैसे आप याद रखिए कि वाई स्क्वायर जो वो ये पहले होना चाहिए था, वैसे आप सॉल्व करते हैं तो हम इसको पहले ले आते हैं, वैसे ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे जो वो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री जो वो वाई में है तो वाई की सबसे बड़ी पावर जो वो क्या यहाँ पे टू है, तो टू टू इसकी डिग्री है। जैसे मान लो एक्स में, एक्स स्क्वायर में है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ऐसे आ गया कुछ कुछ, ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल जो वो या बहुपद जो वैसे है, इसकी पूछा है डिग्री क्या है, तो डिग्री जो है सबसे बड़ी पावर होगी, तो एक्स की यहाँ पे दो है, एक्स की तीन है, तो तीन इसकी पावर होगी, ठीक है। ऐसे जो आपको पता होना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन जो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, आप कैलकुलेशन में परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप जो डायरेक्ट जो वो जल्दी जल्दी से फैक्टराइजेशन जो वो उसकी कर सकते हैं, रूट जो वो निकाल सकते हैं, जो भी आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से जो आपको जो भी निर्देशांक होते हैं, तो उसमें तो आपको एक एक बात याद रखनी है, बस इसको ही मैं बताऊंगा यहाँ पे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। इसमें जो सभी पॉजिटिव होते हैं, जैसे आपको होता है कि यहाँ पे वन होगा, टू होगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे प्लस वन होगा, प्लस टू, प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वन, माइनस टू, ठीक है, ऐसे चलेगा, यहाँ पर भी माइनस वन, माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया मैंने तो उसके एक्स और वाई होंगे निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो एक्स और वाई दोनों ही प्लस होंगे, इसको आप याद रखिए। और यहाँ पे एक्स और वाई होंगे, लेकिन एक्स जो वो आपको दिख रहा होगा नेगेटिव वाली लाइन, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हुआ, इसको आप याद रखिए। अगर ये याद है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर का पक्का पूछ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक्स और वाई होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन एक्स जो वो नेगेटिव है और वाई जो वो वाई भी नेगेटिव है, यस, तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे। हाँ, इसमें देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो एक्स और वाई, एक्स में जो वो एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे और वाई नेगेटिव है, ठीक है, तो प्लस माइनस होगा, तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको जो वो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको आ सकता है कि माइनस तीन माइनस टू जो वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, किस चतुर्थांश में है, तो दोनों माइनस के हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। हाँ, आपको वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइनस फोर माइनस थ्री है, ठीक है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो एक्स जो वो इसका मतलब है माइनस फोर है, और वाई जो इसका मतलब है माइनस थ्री है, ठीक है। ये तो सिंपल है, एक्स और वाई होंगे, हाँ, फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, एक्स पहले और वाई बाद में, वाई को पहले मत कर देना, ठीक है, वाई एक्स पहले होता है फिर वाई बाद में। हाँ, एक बात याद रखिए, यहाँ से अगर थोड़ा सा टफ टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन इजी है, अगर थोड़ा सा टिपिकल अगर डालना हो, ठीक है, मुझे अगर पेपर डालना हो थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन कठिन, तो मैं ऐसे डालूंगा कि जैसे मैं बोलूंगा कि एक्स एक्सिस पर जो वो वाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पॉइंट है जीरो और माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स जो वो जीरो है, वाई जो वो माइनस तीन है, तो ये वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाला जीरो है। जब एक्स जीरो होता है वो वाई एक्सिस पर लाइज करता है, जब वाई जीरो होता है वो एक्स एक्सिस पर लाइज करता है, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाने वाला था। तो मैं तो क्वेश्चन नहीं डालने वाला हूँ, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आसान ही आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर, तो नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर में इतना ही था, इससे ज्यादा जो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में क्या है, वो तो इजी है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ चैप्टर फोर की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब कि पावर में सिर्फ वन होनी चाहिए, तो ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख ली इसकी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप याद, इक्वेशन हो रहा है तो इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपेयर करना आना चाहिए, कोई भी इक्वेशन आगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या है जनरल इक्वेशन, तो मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए है, तो इसको कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए, एक्स के साथ क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, माइनस दो है, तो ए कितना आ गया, माइनस दो की इक्वल। वाई के साथ क्या है, बी है, यहाँ पे वाई के साथ क्या है, तीन है, तो बी किसके बराबर आ गया, तीन के। सी क्या है, सी जो वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो इक्वल टू की साइड है, तो इसको जो वो इस साइड ले आओ, इस साइड आएगा तो माइनस का सिक्स बन जाएगा, तो सी क्या आया, माइनस का सिक्स आया, माइनस है तो माइनस बोलिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे आपको पता होना चाहिए पहले तो। तो ये तो लीनियर है, मतलब कि पावर जो वो सिर्फ 1 है, ठीक है। मतलब कि ये जो वो एक ऐसा इक्वेशन है जो कि मतलब लीनियर है। लीनियर को बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, यस, रैखिक। तो रैखिक समीकरण है, ठीक है। रैखिक समीकरण में जो पावर एक होती है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आपको पूछा जाता है कि वाई इक्वल टू 3x+5, तो इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x0 भरना पड़ेगा। x0 भरा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सॉरी 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 5 आ गई, x0 भरा, ठीक है। तो ऐसे ही x0 और y 5 आ गया, x1 भरेंगे तो y 8 आ जाएगा, ठीक है। x1 भरेंगे तो y 8 आ जाएगा, ठीक है। ये जो इसके सॉल्यूशन निकलते जा रहे हैं, मतलब कि एक यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो अगर आपको कोई भी जैसे समीकरण दिया है, जैसे मान लो कुछ भी दिया है, 2x+y=7, तो आपको बोला कि सॉल्यूशन निकालिए इसके। सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि यहाँ पे y की वैल्यू निकालिए। पहले तो y को एक साइड रख करके जो वो इसकी एक साइड कर लो, y को, y मैंने एक साइड किया, 2x वो यहाँ पे प्लस करा था, दूसरे जाके इसने माइनस कर लिया 7 को, 7 - 2x हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालिए, तो x पहले 0 भरिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर x वो 1 भरिए, कितने सॉल्यूशन, 4 पूछे हैं तो 4 बार करिए इसको, 3 तक पुट करिए, 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। x1 भरिए, y की वैल्यू निकलेगी, x2 भरिए, y की वैल्यू निकलेगी, x3 भरिए, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। हाँ, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ग्राफ भी बनाने के लिए आएगा, 3 आवर का पेपर है आपका, ठीक है। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे मान लो ऐसे है x+y=4 है, ऐसे है कुछ, ठीक है। तो इसकी जो वो एक लाइन होगी, तो लाइन जो वो कैसे कैसे जाएगी, तो आप 2 पॉइंट से एक लाइन बना सकते हो। एक पॉइंट मान लो यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो कम से कम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही एक लाइन को बनाने के लिए। देखिए रैखिक समीकरण का मतलब है कि ग्राफ में कहीं पर भी जो स्पेस में जो वो आपको एक लाइन मिलने वाली है इस समीकरण से, ठीक है। तो ऐसे x+y=4 है, ऐसे। तो आप क्या करिए, पहले x को 0 रखिए, x 0 रखा तो y आ जाएगा 4, फिर y 0 रखा तो x आ जाएगा 4 आ जाएगा शायद, यस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 4 0 4 मिल रहा है, तो 0 4 एक तो यहाँ जैसे होगा 0 4, ठीक है। 0 4 मतलब कि 0, हाँ 0 4 जो वो यहाँ पे होगा, और 4 0 जो वो यहाँ जैसे होगा यहाँ पे जैसे, तो इनको मिला देंगे, ये लाइन बन जाएगी। तो बिल्कुल ईजी था। अगर एक और पॉइंट निकालना चाहते हो तो एक्स की वैल्यू जो वो कुछ और पुट कर लो। ऐसी वैल्यू पुट करें कि उसका आंसर जो वो एक सिंपल नंबर में आए, ऐसे रेशनल में ना आए। जैसे रेशनल में आएगा तो आपको ईजी नहीं होगा फिर वो उसको बनाना, ठीक है। जैसे मान लो 1 पुट करने पर जो वो यहाँ पे नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है, नहीं बना तो भी तो 2 पुट करेंगे तब भी हो जाएगा सॉल्व, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है। तो ऐसे जो वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे y=3x है, आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 भरिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो मैंने तो आपको एक ट्रिक बताया कि x जो वो पहले 0 भरिए तो y निकल जाएगा, ठीक है। x 0 भरेंगे तो यहाँ पे y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 यहाँ से मतलब कि 0 0 से होकर के पॉइंट जाएगा, इतना तो हमें पता चल चुका है। अगर मैं x जो वो यहाँ पे -1 भरता हूँ, -1 या 1 इसके आसपास आप भरते हैं, -1 1 भरिए, -2 भरिए, 2 भरिए, ऐसे आप भरिए भरिए, ठीक है। x -1 भरा तो यहाँ पे y आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। या x जो वो आपने 1 भरा तो y आ जाएगा 3 के, ठीक है। तो ऐसे आप पॉइंट निकालिए, कम से कम 3 पॉइंट निकालिए। वैसे तो 2 से भी चल पड़ेगा, लेकिन आप 3 पॉइंट निकालिए। लाइन तो वही होगी लेकिन 3 पॉइंट निकालिए। 3 पॉइंट निकालेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो वो 2 पॉइंट से निकाला तो आपने एक लाइन बना दी, ग्राफ बन गया आपका, ठीक है। तो वो गलत होगा, वो भी ठीक होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज थी 4.3, ये तो कट गई है शायद, ओहो, तो ये मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि अगर आपको ये एक्सरसाइज जो वो इसके बारे में ना पता हो 4.3 के बारे में, तो आप 4.4 को नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब 4.4 से भी ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालने वाला है वैसे। अगर डालेगा तो आपको वही पूछा जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट। 4.4 में ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है। हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे मान लो y=-4 दिया है, कुछ भी ऐसे ही y में दिया है, x नहीं है यहाँ पे, तो x 0 है। मैंने आपको बोला है कि x 0 होता है तो वो y एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। अगर y एक्सिस पर लाई करेगा तो यहाँ पे लाई करेगा। अगर y एक्सिस ध्यान से देखिए, अगर y जो वो 4 है सिर्फ, ठीक है, y जो वो -4 है मान लो, तो y -4 जो वो यहाँ जैसे होगा, y -4 यहाँ जैसे होगा, x जो 0 है तो y एक्सिस पर लाई किया, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब कि ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। इस बात को ध्यान रखिए, y अगर दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी लाइन, मतलब कि ये दिया है x तो 0 है, तो x 0 है तो y एक्सिस पर लाई करेगा, y 0 तो x एक्सिस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, तो आपको पूछा जाएगा कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अगर y में पॉइंट दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अगर x में पॉइंट दिया है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसको आप ध्यान रखिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से सुनिए, थोड़ा सा स्लो करके सुनिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेरे पास अभी कम है, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 5। इसमें ज़्यादा वैसे यूक्लिड ज्योमेट्री है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी भी हम बात करें। चैप्टर 6 है, हाँ, इसमें जो वो लाइन्स और एंगल है इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चैप्टर 7 है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी बात करेंगे। वैसे हमने बहुत सारा सिलेबस जो वो आधे से ज़्यादा जो वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको जितना भी मैंने बताया ये आपको समझ आ चुका है, तो मैं बोलता हूँ आपके जो वो आधे से ज़्यादा नंबर तो यहाँ पे बन चुके हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का जो आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड और पढ़ते रहिए, शाम तक पढ़िए। देखिए क्या होता है कि जब आपको नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लो आपके 40 में से जो आपको बन गए 39 बन गए मान लो, तो इतनी खुशी होगी। ठीक है, अभी जो वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको नंबर आ जाएंगे तब सोचेंगे आप, ये अच्छा हुआ कि मैंने जो प्रैक्टिस की थी अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बाद में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आज प्रैक्टिस करिए, आज लास्ट डे है तो कल आपका पेपर है, और 10th वालों का भी पेपर है। ओके, नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट में जो वो जल्दी हम लोग पूरा सिलेबस अभी कवर करने वाले हैं, 1 आवर में ही कवर कर लेंगे, 1 आवर भी नहीं लगेगा उसको, छोटे छोटे चैप्टर है वो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।